यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो जीके में अब हम इसमें नेक्स्ट जो उठाने वाले हैं टॉपिक, वो हम कौन सा टॉपिक अब यहाँ पे करने वाले हैं, डिजास्टर हम करने वाले हैं। डिजास्टर को हो, इसको या कैलामिटी को हो या आपदा को हो, ठीक है। सुना होगा जरूर आपने, डिजास्टर, कैलामिटी या आपदा, ठीक है। मुझे ये बताओ, आप लोग साथ साथ लिखोगे या अभी सिर्फ समझोगे और बाद में लिख लोगे? फिर क्या चाह रहे हो, बाद में लिख लोगे कि अभी लिखोगे? साथ साथ ही लिखोगे, साथ साथ ही लिखोगे कि क्या चाह रहे हो? चलो, डिजास्टर, डिजास्टर होता क्या है, आपदा क्या होती है, उसको एक बारी समझने का ट्राई करते हैं। लिखा है अ सडन इवेंट, ये एक सडन इवेंट है, एक अचानक होने वाली घटना होती है, ठीक है। अचानक होने वाली घटना होती है, ठीक है। दैट कॉजेज, जिसका क्या कारण है, लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज कॉल्ड डिजास्टर और कैलामिटी, ठीक है। डिजास्टर एक सडन इवेंट होता है, डिजास्टर क्या होता है, एक सडन इवेंट होता है, एकदम से अचानक होने वाली घटना होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज हो जाता है, ठीक है। बहुत तहस नहस हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। लाइफ भी होती है, जनजीवन जो रहता है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो जान माल होता है, ठीक है, उसकी हानि होती है। आपने सुना भी होगा, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ बादल फट गया और वहाँ जान माल की हानि हो गई, है ना। लाइफ और प्रॉपर्टी जो भी रहता है वो सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, डिजास्टर कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, डिजास्टर कह देते हैं। पीडीएफ ही डालना है क्या? चलो ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी बिल्कुल केयरफुली इसको समझ लो। वैसे ना आप रिकॉर्डेड से भी कर सकते हो, उससे ना आपको लेक्चर 2 बार ही हो जाना था, है ना। रिकॉर्डेड से भी वैसे आप देख सकते हो कि एक बार आपने जैसे अभी देख लिया, है ना, फिर आप रिकॉर्डेड देखोगे, वहाँ नोट भी करते जाओगे, ऐसा भी आप कैसे कर सकते हो। पर चलो अपने हिसाब से देख लेना, बट समझ लेना चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जीके वाला है, इसमें बस आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, चीज़ें समझना है, ठीक है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको तो आपने अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको तो रटना ही पड़ेगा फिर, है ना। चलो ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा। अब बिल्कुल केयरफुली फोकस होकर के देखते रहो, समझते रहो चीज़ों को। डिजास्टर, आपदा हमने बोल दिया। इसमें क्या होता है कि अर्थ पे सडन कुछ इवेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे जान की हानि होती है, लाइफ जो होती है, मतलब
जो लोग होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी, घर वगैरह है ना, वो सारे तहस-नहस हो जाते हैं, तो उसको हम डिज़ास्टर कह देते हैं, कैलेमिटी, आपदा कह देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कहीं बिजली चमक रही है, किसी के ऊपर गिरती है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ ये बाढ़-वाढ़ आ रही होगी, कहीं पानी-वानी नदी का, ठीक है? यहाँ ये लाइट भी जा रही है। ये देखो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी, बारिश-वारिश हो रही है। यहाँ ये कहीं आग-वाग लग रही है, ठीक है? कहीं वो ज्वालामुखी वगैरह फट रहा है। ये यहाँ कहीं सुनामी वगैरह आ रही है, ये यहाँ कहीं आग वाग लग गई, ये यहाँ कहीं साइक्लोन चक्रवात आ गए, इधर चक्रवात वगैरह साइक्लोन वगैरह आ गया, ठीक है? तो ये सारी के सारी बाढ़ हो गया, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, डिजास्टर होती है। कहीं बादल फट जाता है, एक जगह पे बहुत खतरनाक तेज बारिश हो जाती है ना? तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपका डिजास्टर कहलाती हैं, ठीक है? ओके सर। सबसे पहले देखो, जो डिजास्टर है वो 2 टाइप में हम उसे कैटेगराइज़ करते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मतलब जो नेचर में अपने आप जो चीज़ें होती हैं। लिखा है व्हेन डिजास्टर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल फोर्सेस दैट कॉजेस हार्म टू द सोसाइटी, ठीक है? जो डिजास्टर है, जो आपदा है, वो कैसे हो रही है? वो अपने आप हो रही है नेचर में, नेचुरल फोर्सेस लिखा है, नेचुरल फोर्सेस लिखा है कि नेचर में अपने आप हो रही है। अब अपने आप क्या होता है नेचर में, बताओ? सबको पता है सर, जैसे फ्लड हो गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ में हम कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। कोई जो नदी बह रही होगी, एकदम से वहाँ खतरनाक पानी आ जाएगा, बादल फट जाएगा, उसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बाढ़ आ गई, बाढ़ इधर उधर कहीं वो किसी सिटी में चले गई तो वहाँ उसने तहस नहस कर लिया तो फ्लड हो गया। अर्थक्वेक तो सबको पता है, जो भूकंप होता है, हम कुछ करते हैं? नहीं। अर्थ क्या करती है, अंदर से हिलती रहती है। अब एक एक चीज हमको पढ़ना है। अर्थ अंदर से ऐसी हिलती हुई रहती है तो उससे भूकंप हो जाता है। साइक्लोन हो गया, साइक्लोन भी अपने आप नेचुरल फोर्सेस की वजह से नेचर में अपने आप होता है। एटमोस्फियर में जो हवा होती है, हवा कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, उस कम ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत तेज़ क्या क्या करने लगती है, घूमने लग जाती है। आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है? वोल्केनोज़ हो गए, वोल्केनो क्या होते हैं? ज्वालामुखी जो होते हैं। तो ज्वालामुखी आपने देखो एकदम से अर्थ के नीचे से फट जाता है सब कुछ, ठीक है? ये नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल हैं। फिर मैन मेड डिजास्टर में क्या होगा? मैन मेड डिजास्टर जो हमारी वजह से होते हैं, कहीं न कहीं इस डिजास्टर होने के लिए, इस आपदा के लिए हम, ठीक है, जो मानव है वो ज़िम्मेदार है। तो वो क्या है? डिजास्टर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति है उसकी एक्टिविटी से, उसके क्रियाकलापों से, ठीक है, जो भी आपदा आ रही है उसे मैन मेड डिजास्टर कह देते हैं, ठीक है? मानव जनित आपदा कह देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देख लो, फायर हो गया, आग हमने कहीं लगा ली, ठीक है? बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, कहीं पे बिल्डिंग गिर गई। अब वो बिल्डिंग क्यों गिरी होगी? पहले वो अलग मैटर है, अगर वो अर्थक्वेक की वजह से गिर रही है, वो तो फिर नेचुरल में हम कह दें वहाँ तो अर्थक्वेक आ गया। लेकिन बिल्डिंग अगर अपने आप गिर गई, इसका मतलब हमारी गलती थी, किसी ने उसको सही से नहीं बनाया होगा या कुछ और रीज़न रहे होंगे, है ना? आपका देखो, कोई गाड़ी चल रही है रोड पे, रोड का एक्सीडेंट हो गया तो वो किसकी वजह से हुआ? या तो जो गाड़ी सही से नहीं चला रहा होगा उसकी वजह से हुआ, या रोड वहाँ पे सही नहीं बनी होगी, कहीं गड्ढे-वड्ढे रहे होंगे, है ना? तो इस सब की वजह से ये क्या हो रहा है? ये डिज़ास्टर क्रिएट हो रहा है। तो ये किसकी वजह से है? ह्यूमन की वजह से है। इस चीज़ को मैन मेड डिज़ास्टर हम लोगों ने कह दिया। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, नेचुरल क्या है और मैन मेड क्या है। बेसिक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये मैं भेज दूँगा, वहाँ से कर लेना। फर्स्ट अब हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे अर्थक्वेक। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन-सा डिज़ास्टर? अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं। अर्थक्वेक क्या है आपको पता होना चाहिए, नेचुरल डिज़ास्टर है, अपने आप होता है नेचर में। ये देखो यहाँ ये बिल्डिंग-विल्डिंग अर्थक्वेक आया होगा, सब कुछ यहाँ तहस-नहस हो गया, ठीक है? इधर देखो रोड-वोड अर्थक्वेक आया होगा, नीचे से पूरा ये यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल टूट गया। यहाँ देखो ये बिल्डिंग अभी नीचे गिर रही है तो ये अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है, ठीक है? चलो पढ़ते हैं अर्थक्वेक है क्या? फर्स्ट टॉपिक देख लो इसका, फर्स्ट पॉइंट देख लो इसका, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। पहले भी शायद हमने ना पहले नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा होगा। सिस्मोलॉजी कह देते हैं अर्थक्वेक की स्टडी को। वो स्टडी अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है? सिस्मोलॉजी और सिस्मोलॉजिस्ट, या तो मैं हालाँकि इसको ना बाद में हम क्या करेंगे कि एक प्रॉपर क्लास हम उसी पे लेंगे, जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंट ब्रांच होती हैं, ठीक है? मतलब जो कि स्टडी की ब्रांच होती हैं ये, इनको हम एक क्लास में कर लेंगे, सारे हम वहाँ ले लेंगे कि इसको स्टडी को क्या कहते हैं और जो इसको इनको स्टडी करता है उन साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं, तो और वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? ये 2 पॉइंट सबको क्लियर, याद रखना ये इम्पोर्टेंट। अभी तो ऐसा कुछ याद रखने का कुछ था नहीं, ये आपको पहले से ही क्लियर है ना? ये आपको पहले से ही पता है, इसमें बस आपको समझ आना चाहिए, है ना? ये समझने वाली बात है भाई, ये समझने वाली बात है ना? समझ आ जाएगा, एग्ज़ाम में अगर यहाँ से 20 से भी कई बार क्वेश्चन अगर आ जाएँगे, आप ऑप्शन के हिसाब से फिर कर लोगे क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी है, नहीं पढ़ी होगी फिर दिक्कत आएगी। और अभी ना हमने उतना लर्न करने वाली चीज़ अभी नहीं करी है। लर्न करने वाली चीज़ एक स्टार्टिंग में कौन-सी करी थी? कंट्री कैपिटल करी थी और जो आपका क्या था, जो
जो क्या थी, जो उनकी जो करेंसी थी, वो करेंसी वो तो याद ही करना है ना? उसके बाद जैसे आपके प्लैनेट वगैरह थे, उसमें भी प्लैनेट में याद करना है, जो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ब्राइटेस्ट कौन है, लाइटेस्ट वो हाईएस्ट वो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किसका है, ठीक है? स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन किसका है, तो वो तो आपको इन्फॉर्मेशन वो तो याद ही करना पड़ेगा। बाकी वो याद करने वाला पार्ट अभी बहुत आगे आएगा, ठीक है? उसमें क्या होगा, जैसे कि आपने देखा है ना कि इंडिया की अगर हम थोड़ी बात करें कि फर्स्ट क्या हुआ था इंडिया में, फर्स्ट इन इंडिया, ये टॉपिक आपने सुना होगा। फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये टॉपिक आपने सुना होगा, है ना? फर्स्ट वुमेन इन इंडिया या फर्स्ट मेल इन इंडिया, इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें वो याद करने वाली चीज़ आएंगी फिर, ठीक है? चलो, तो ये क्लियर हो गया। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी, और हु स्टडी अर्थक्वेक, जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उनको हम सिस्मोलॉजिस्ट कह देते हैं। नेक्स्ट देखो, सडन, अब अर्थक्वेक है क्या, इसके हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं कि सडन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, ठीक है? हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा होगा कि जो अर्थ थी, अर्थ का हमने स्ट्रक्चर देखा था। अर्थ का हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो सबसे जो ऊपर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, अर्थ 3 लेयर से बनी थी बोला था ना। सबसे ऊपर की क्या थी, क्रस्ट थी। क्रस्ट के जो नीचे थी वो क्या थी, मेंटल थी। मेंटल की जो नीचे थी वो क्या थी, वो कोर थी। तो जो भूकंप आता है, जो अर्थक्वेक आता है, वो इस क्रस्ट में आता है, ध्यान रखना, इस क्रस्ट में आता है। क्रस्ट सबसे टॉप लेयर है अर्थ की, और ये कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू नहीं है मतलब ये ना कुछ प्लेट से मिल करके बनी होती है, ऐसे ऐसे मान लो कि जो क्रस्ट है, जो अर्थ की सबसे टॉप लेयर है, उनमें ऐसे प्लेट है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट होंगी, ऐसे प्लेट आपस में टच हो रखी होंगी, मिक्स होंगी, ठीक है? ऐसे प्लेट आपस में जुड़ी हुई है। इन प्लेट को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट, थोड़ा समझना, ठीक है? इन प्लेट को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कह देते हैं, ठीक है? तो जब ये प्लेट आपस में हिलती है ना, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, टेक्टोनिक प्लेट हम कह दे रहे हैं, और एक प्लेट ये है, टेक्टोनिक प्लेट हम कह दे, एक प्लेट ये है, ठीक है? ये प्लेट एक दूसरे के आसपास आएंगी, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, एक दूसरे पे टक्कर कर रही है, ऐसा मान लो। टक्कर करेंगे तो प्लेट हिलेंगी ना, ये हिलेंगी तो अर्थ पे उस पोजीशन पे, उस जिस जगह पे जहाँ पे ये हिल रहा, उसके थोड़ी आसपास का एरिया पूरा हिल जाएगा, ठीक है? उसी को हम क्या कह देते हैं, भूकंप कह देते हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं, सडन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग। जो हिलती है अर्थ, एकदम से शेक हो जाती है, हिलने लग जाती है, ठीक है? टेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ध्यान रखना, क्रस्ट की बात हो रही, क्रस्ट हिलती है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अर्थक्वेक। समझ आ गया अर्थक्वेक क्या है, कैसे होता है? ओके, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट होती है, क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट लिखा है, बोला है कि टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट ऑन सेमी लिक्विड रॉक लेयर। हमने बोला कि सर जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे है मेंटल। क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। इस मेंटल, ये मेंटल लगभग लगभग ना, ऐसे समझिए लिक्विड भी नहीं होता है, पानी जैसा भी नहीं होता है, और बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होता, उसके बीच का होता है, उसके बीच का होता है, इसलिए हम इसको सेमी लिक्विड कह दे रहे हैं, हल्का हल्का लिक्विड टाइप का, ठीक है? रॉक लेयर, तो जो ये टेक्टोनिक प्लेट है, जो ये क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट है, ये तैरती रहती है किस पे, जो मेंटल वाली लेयर थी, वो कैसी होती है, सेमी लिक्विड होती है, हल्का फुल्का पानी जैसा होता है, उसमें ये है, ठीक है? अब ये हिलती है, ठीक है? ये हिलती है तो हम कह दे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है? आगे आप कभी इसको पढ़ोगे जियोग्राफी में अर्थक्वेक को, तो और अच्छे से पढ़ोगे आप इनको बड़ी क्लासेस में, कभी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले। यहाँ मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो क्लियर हो गया। कोई भी अगर आपसे पूछे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, आप लोग इजीली बता दोगे, आप लोग इजीली बता दोगे, ठीक है? शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि सर जो प्लेट है, टेक्टोनिक जो प्लेट है, उनका जो मूवमेंट होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, उनका जो मूवमेंट हो रहा है, वो जो हिल रही है, डुल रही है, उनकी वजह से, उनकी वजह से क्या हो जा रहा है, उनकी वजह से क्या हो जा रहा है, उनकी वजह से क्या हो जा रहा है, अर्थक्वेक हो जा रहा है, ठीक है? उनकी वजह से अर्थक्वेक हो जा रहा है।
कर लोगे अर्थक्वेक? कोई पूछेगा कैसे आता है अर्थक्वेक, बता दोगे ना? क्रस्ट है, उसमें जो टेक्टोनिक प्लेट है वो आपस में मूवमेंट कर रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, उसकी वजह से हलचल हो जाती है, उसी को हम क्या कह दे रहे हैं? अर्थक्वेक कह दे रहे हैं। बेसिक आपको क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिखा रखा है, देखो मजा आएगा आपको देखने में। ये टेक्टोनिक प्लेट है, देखो एक प्लेट ये है, ये दो प्लेट आपको दिख रही है ना। एक तो ये वाली प्लेट हो गई, ये प्लेट बीच में अलग है, और एक ये प्लेट हो गई, ठीक है, ये प्लेट हो गई, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ये टेक्टोनिक प्लेट का क्या चल रहा है? इसमें मूवमेंट चल रहा है, कोई इधर जा रही है, थोड़ी कोई इधर जा रही होगी, ठीक है। देखो ये क्रस्ट चल रही है, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये मेंटल है, दिखाई दे रहा है सबको ना? ये वाला लेयर क्या है? ये मेंटल है। अभी हमने बोला कि मेंटल जो सेकंड लेयर है अर्थ की, ठीक है, उसके ऊपर जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और इसी में टेक्टोनिक प्लेट है, इसी में टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। देखो ये यहाँ ऊपर को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है ना? ये ऊपर को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आ गई, अपवर्ड वेव देख रहे हो? ये यहाँ ऊपर की तरफ चले गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, जब ये ऐसी हलचल हो रही है, ये इधर जा रहा है, ये प्लेट इधर आ गई, तो कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ना, कुछ ना कुछ तो हलचल होगी। आपको पता है, ये एक पेन है, मान लो ये एक पेन है, यहाँ से ये है, यहाँ से ये प्लेट इधर आ गई, तो ये पूरी हिल रही है ना, ये पूरी पेन हिल रही है, हलचल हो रही है पूरी, ठीक है। उस हलचल की वजह से हमें अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ का जो सतह होती है, उस पे भी हमें हलचल महसूस होती है, ठीक है। और उसी को हम क्या कह दे रहे हैं? अर्थक्वेक कह दे रहे हैं। आई एम श्योर अब आपको थोड़ी और मजा आ गया होगा कि हाँ सर ऐसा है अर्थक्वेक का। ये डायग्राम आपके माइंड में रहेगा, आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, समझ आई बात? इसी की वजह से ना, पता क्या होते हैं, कहीं पे जो स्टार्टिंग में पहाड़ वहाड़ बने थे, इसी की वजह से बने थे, ठीक है। अर्थक्वेक कहीं पे ये लाइन ऐसी ऊपर चली गई थी, ठीक है। या जो आपके ज्वालामुखी वगैरह, वॉल्केनो वगैरह होते हैं, उन सब की वजह से हुआ था, जो भी फॉर्मेशन हुआ था स्टार्टिंग में। बहुत डीप होता है जियोग्राफी पढ़ना, है ना? बहुत मजा आएगा आपको आगे, कभी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो। चलो भाई, अर्थक्वेक की अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब ये है, ये आपको कैसे भी करके याद रखनी है। अर्थक्वेक पता चल गया। अब कभी ना आपने ये जरूर, अगर कभी आपने न्यूज में सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा कभी, ये टर्म लिखे रहते हैं, ध्यान से देखना कौन से टर्म लिखे रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कौन से टर्म लिखे रहते हैं, ठीक है, कौन से टर्म लिखे रहते हैं। इंडिया कौन से प्लेट में आती है? वो तो अलग जियोग्राफी है कि इंडिया कौन से प्लेट में आती है ना। जो टेक्टोनिक प्लेट है उनमें अलग अलग रहता है, वो जैसे कोई हिमालयन वाला रीजन रहता है, कोई कुछ रहता है, कोई कुछ रहता है, ठीक है। तो वो तो काफी डीप वाला है। चलो, ये याद रखना किसी भी तरह से, जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, देखो मान लो यहाँ पे भूकंप है, यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट रही होगी, उसने हलचल करी होगी, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, उसने हलचल करी होगी, उसने हलचल करी होगी, ठीक है, उसने क्या करी होगी? हलचल करी होगी। तो जहाँ पे हलचल हो रही है अर्थ क्रस्ट के नीचे, ठीक है, जिस पॉइंट पे भूकंप आना स्टार्ट हुआ, अर्थक्वेक होना स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ध्यान रखना, फोकस कहते हैं, या उसको हम क्या कह देते हैं? हाइपोसेंटर कह देते हैं, फोकस कह देते हैं, या हाइपोसेंटर कह देते हैं। द प्लेस डीप इन द अर्थ क्रस्ट के नीचे वो प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं फोकस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकस क्या होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, क्रस्ट के नीचे चल रही है, ये बात देखो, ये डायग्राम माइंड में रखना। क्रस्ट के नीचे चल रही है, क्रस्ट के नीचे ये वाला पॉइंट, तो इसका हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इसको हम यहाँ पे क्या कह देंगे? फोकस कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे यहाँ? फोकस कह देंगे। तो वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, वो पॉइंट कहलाएगा आप लोगों का क्या? फोकस कहलाएगा, ठीक है। फिर आएगा इसमें एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या है? प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। इस फोकस जहाँ से कि अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था, इस फोकस के ठीक ऊपर, अब हम जमी अभी हम फोकस कहाँ की बात कर रहे थे? क्रस्ट के अंदर की बात कर रहे थे। अब हम क्रस्ट से ठीक ऊपर, सरफेस जमीन पे आगे जहाँ पे हम खड़े हैं, वहां पे उस पॉइंट को हम कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर कहाँ पे होगा? फोकस के ठीक ऊपर, अर्थ के सरफेस पे। क्लियर हो गया? दो पॉइंट क्लियर हो गए। प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस, उसे हम कहेंगे एपिसेंटर, ठीक है। आपने जरूर सुना होगा कि जब न्यूज़ आती है, उसमें जब अर्थक्वेक की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो बोला जाता है कि इसका फ़ोकस वहाँ था, कोई लोकेशन दी जाती है, उसका एपिसेंटर वहाँ था, ठीक है? तो फ़ोकस यहाँ है और उसके ठीक ऊपर एपिसेंटर यहाँ है। बाकी ये फ़ॉल्ट यहाँ पे जो एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, उनमें ऊपर-नीचे हो रहा है, तो उसको यहाँ पे फ़ॉल्ट लिखा है, उसको छोड़ो। मैंने आपको यहाँ पे फ़ोकस और एपिसेंटर समझना था, एंड आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। फ़ोकस क्या है? जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है। एपिसेंटर क्या है? ठीक उसके ऊपर ज़मीन पे, उसे हम क्या कह दे रहे हैं? एपिसेंटर कह दे रहे हैं, ठीक है? गुड, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट देखो मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। पहली बात, अगर नॉर्मल आएगा कि हम अर्थक्वेक को किससे मेजर करते हैं, हमेशा ऑप्शन पे जाना भाई। ऑप्शन में क्या लिखा होगा, सिस्मोग्राफ लिखा होगा तो इसको क्लिक कर लेना, मेजर अर्थक्वेक वेव, ठीक है। नॉर्मल अर्थक्वेक ये मेजर कर रहा है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कह दे रहे हैं। सिस्मोग्राफ क्या कर देता है, अर्थक्वेक को मेजर करने में काम आता है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ही नाम से ये चल रहे हैं कि अर्थक्वेक की स्टडी सिस्मोलॉजी। कौन अर्थक्वेक की स्टडी कर रहा है, उस साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट। कौन अर्थक्वेक को मेजर कर रहा है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। ध्यान रखना, इस सिस्मोग्राफ पे ये स्केल रहती है, रिचर स्केल। सिस्मोग्राफ पे रिचर स्केल रहती है, लेकिन कई बार डायरेक्ट इसी स्केल को दिया रहता है ऑप्शन में कि किससे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसी सिस्मोग्राफ में रिचर स्केल लगी होगी, ठीक है। रिचर स्केल क्या है, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ध्यान रखना, रिचर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करेगी, मतलब आपको फोर्स बताएगी कि जब अर्थक्वेक आए कितना फोर्स था। सीधे सीधे कहो, आपको वैल्यू बताएगी, एक नंबर देगा, वैल्यू लिखा है फोर्स वैल्यू, नंबर देगा कि अर्थक्वेक 1 आया, 2 आया। कहीं पे मैग्नीट्यूड अगर लिखा होगा ना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू से उसका मतलब होता है कि उसका वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 वो है कितना, ठीक है, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ से कई बार अगर आपसे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो बोलेगा कि मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे रिचर स्केल। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है, रिचर स्केल। डायरेक्ट देख लेना ऑप्शन में क्या है। अगर बोला जाएगा, ये क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है, कि अर्थक्वेक को कौन मेजर करता है, सिस्मोग्राफ लिखा होगा उसको कर लेना, फिर ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सिस्मोग्राफ नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर रिचर स्केल वो जरूर दे देंगे। क्लियर है, ओके। एक स्केल ये होती है और एक स्केल ये होती है मर्सेली स्केल। हालांकि मर्सेली स्केल से आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है, वो थोड़ी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है मर्सेली स्केल से। लेकिन मर्सेली स्केल से भी अर्थक्वेक को मेजर करा जाता है, लेकिन इससे क्या मेजर करते हैं, इससे मेजर करते हैं इंटेंसिटी को, यूज फॉर मेजर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि जो अर्थक्वेक आया वो कितनी तेजी से आया, उसकी तीव्रता क्या थी, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब एकदम से, समझे, उसकी तीव्रता क्या थी, वो धीरे धीरे आया या एकदम से आया। इंटेंसिटी मतलब होता है वो कितनी तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे से समझना है, रिचर स्केल मैग्नीट्यूड को मेजर करती है, वैल्यू क्या थी उसकी, और मर्सेली स्केल इंटेंसिटी मेजर करती है कि वो कितनी तेजी से आया, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो ये हो गया आपका सिस्मोग्राफ, रिचर स्केल, मर्सेली स्केल। ये 3 पॉइंट आप लोग अच्छे से भाई ध्यान में रखोगे। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। मजा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। सब बढ़िया है तो फिर आगे निकल रहे हैं, ठीक है। ये अर्थक्वेक का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आपको पिक्चर दिखा रखी है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल, ये रिचर स्केल ने मेजर किया होगा, ठीक है। देखो, उस पे 1 से लेकर के 10 तक अगर हम देखें यहाँ पे तो नंबर हैं, ठीक है। अगर अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड, जो अर्थ पे हमने मेजर किया रिचर स्केल, अगर 1 आता है तो 1 पे थोड़ी सी हलचल होती है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 1 लिखी होगी, 1 पे थोड़ी हलचल भी, हल्की सी हलचल भी होगी, ठीक है। अगर वैल्यू 2 हुई होगी, धीरे धीरे देखो, हब अपना आपका हल्का देखो, जो यहाँ पे ये लगा है ना, ये यहाँ पे टीवी है ना, ये यहाँ पे टेबल है, जो भी ड्रॉर वगैरह उसके ऊपर गमला लगा है, ठीक है, जो भी ये फूल फ्लावर बॉक्स है, इसमें जो फूल है वो हल्का सा क्या हो गया, हिल गया, थोड़ा सा हिल गया, ठीक है। जब यहाँ पे 3 आ गया, 3 पे देखो ये थोड़ी इधर उधर और हिलने लग गया। जब उसकी वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे माइनर सा आ गया, माइनर मतलब थोड़ा सा आया भूकंप, या तो माइक्रो था बहुत कम था, यहाँ माइनर आ गई, थोड़ी हिलने लग गया। जब 4 पे होगा तो देखो यहाँ से जो ये पूरे फूल वूल यहाँ से ये नीचे गिरने लग गया, ठीक है। जब ये 5 पे आ गया थोड़ा ज्यादा लाइट, मतलब हल्का सा हो गया। माइनर मतलब मतलब बहुत कम, ठीक है। माइक्रो मतलब तो बहुत ही कम, माइनर मतलब बहुत कम, लाइट मतलब हल्का फुल्का आने लगा, देखो ये बुक वुक वगैरह नीचे गिर गई। 5 पे आ गया, मॉडरेट हो गया, मतलब ठीक ठाक हो गया, मॉडरेट हो गया। यहाँ देख लो, ये यहाँ पूरा यहाँ घर वगैरह भी हिलने लग गया। अब 6 पे स्ट्रांग हो गया, यहाँ से देख रहे हो स्ट्रांग हो गया, पूरा ऐसे ऐसे हिलने लग गया। 7 पे देखो पूरा यहाँ देख रहे हो, पूरा ऐसे उलट पुलट होने लग गया। 8 9 पे पूरा तो यहाँ तहस नहस होने लग गया, ठीक है, तहस नहस होने लग गया। तो आपको अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रांग वाला जो है, कि अर्थक्वेक स्ट्रांग कब होता है, आपने 6 पे देखना है, 6 से ऊपर, ठीक है। रीडिंग जो स्केल होती है रिचर स्केल, उस पे जो रीडिंग 6 आती है, ठीक है, तो 6 से ऊपर क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, कभी कभार ये भी आता है, तो 6 पे क्या हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा भाई। 6 पे क्या हो जाएगा, स्ट्रांग अर्थक्वेक आ जाएगा,
ठीक है। और जो ग्रेट है, ग्रेट 8 के बाद ग्रेट हो जाएगा। अगर कभी रिचर स्केल पे कभी कभार आता भी है अर्थक्वेक, 9 अगर आएगा तो 9 बिल्कुल तहस नहस सारी तबाही कर देता है, कुछ बचता नहीं है, सब कुछ उलट पुलट कर देता है वो। ठीक है। 7 8 पे मेजर आ गया, देख लो मेजर आ गया। 9 पे तो बिल्कुल खतरनाक है, 9 से लेकर के। ओके, आई समझ बात है, मजा आया। तो ये किसका फंडा था? सर ये अर्थक्वेक का फंडा था। मजा हमें आ गया, समझ हमें आ गया। मेन इसमें अर्थक्वेक ही था, जिससे कि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें करते हैं, चलो एक बारी और टॉपिक है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया। इंडिया में ऐसे कौन से एरिया है जहां भूकंप ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं? ठीक है, प्रोन मतलब जहां अर्थक्वेक ज्यादा आने के चांसेस होंगे, वह कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज होगा, जो हिमालय वाले एरियाज हैं, ठीक है, हिमालय वाला जो रीजन है, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार, बिहार में ज्यादा भूकंप आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो मैप है इसमें जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है वहां ज्यादा आएंगे, रन ऑफ कच्छ में ज्यादा आते हैं। कहाँ है रन ऑफ कच्छ? गुजरात में है क्या रन ऑफ कच्छ? ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड, ठीक है, वहां भी भूकंप आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मोस्ट प्रोन एरिया है, ठीक है, जहाँ की अर्थक्वेक ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसको भी आप लोग थोड़ा अपने माइंड में रख सकते हो। यहाँ पे आपका ये अर्थक्वेक कंप्लीट होता है। क्लियर है? चले आगे। समझ आई बात सबको? मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ? उससे ऊपर तो फिर तहस नहस हो, जब यहीं पे तहस नहस हो गया, सब कुछ गिर गया, तो 10 के ऊपर तो और तबाही हो जाएगी ना। कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ गिर जाएगा, कोई इधर कोई इधर। कश्मीर, डोंट वरी, भूकंप नहीं आएगा कश्मीर में यार, कश्मीर में हो तो ठीक है। भूकंप नहीं आएगा इतनी जल्दी। ठीक है, चलो। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके? फ्लड की। फ्लड होती है बाढ़। देख लिया आपने, यहाँ पूरा ये अंदर पानी घुस गया, ये कोई एक गांव रहा होगा, कोई कस्बा रहा होगा, यहाँ पूरा पानी घुस गया अंदर। ये लोग देखो बाढ़ की वजह से हालत खराब हो रखी है। ठीक है। फ्लड क्या होता है? फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ रिवर वाटर। ठीक है। कोई भी रिवर चल रही थी, वो एकदम से बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाएगी तो इधर उधर बढ़ जाएगी ना। यहाँ से कोई रिवर आ रही थी, आराम से आ रही थी, आराम से रिवर आ रही थी, यहाँ बहुत ज्यादा पानी आ गया तो क्या कुछ पता है, इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कहीं भी फिर पानी जा सकता है, कहीं भी फिर पानी जा सकता है। ठीक है। इसीलिए लिखा है कि रिवर इज एन ओवरफ्लो। रिवर क्या है? ओवरफ्लो है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो पानी जा रहा है, ऑफ रिवर वाटर अबव इट्स नॉर्मल लेवल। जो नॉर्मल जो नदी चलती थी, जो रिवर नॉर्मल चलती थी, उसमें एकदम से ओवरफ्लो होने लग जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं? फ्लड कह देते हैं। और ये कहाँ होता है ओवरफ्लो? ऑन ए लैंड एरिया दैट इज यूजुअली ड्राई। समझ रहे हो? डेफिनेशन देख रहे हो कि फ्लड क्या है? एक ओवरफ्लो है, रिवर वाटर का ओवरफ्लो है। और ये ओवरफ्लो जो हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? अबाउट से नॉर्मल लेवल, जो जो रिवर का नॉर्मल जो रिवर चलती थी उससे ऊपर पानी आ जाता है, और वो पानी लैंड में चला जाता है, जहाँ की नॉर्मल सूखा रहता था, जहाँ की मतलब पानी नहीं जाता था, रिवर का पानी नहीं जाता था, वहां जब वो पानी चले जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? बाढ़ कह देते हैं, फ्लड कह देते हैं। ठीक है। फ्लड क्यों होता है? फ्लड के क्या कारण है? फ्लड के क्या कारण है? क्यों होता है फ्लड? ठीक है। फ्लड क्यों होता है? ठीक है, फ्लड होने के क्या कारण है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है, नदी का पानी बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, पानी इधर उधर तो जाएगा, लैंड वाले एरिया में चले गया, जहाँ की नॉर्मल पानी नहीं जाता था नदी का, वहां चले गया, तो आपका क्या हो गया? फ्लड आ गई। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ लॉट ऑफ स्नो। ठीक है, स्नो क्या? जो बर्फ कहीं जमी है, ठीक है, वो एकदम से पिघलने लग गई। मेल्टिंग ऑफ लॉट ऑफ स्नो, बहुत ज्यादा वो पिघलने लग गई, पानी बन के नीचे ही आएगा, नदी वगैरह में मिल जाएगा, बिल्कुल वहां क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइड, देख रहे हो? स्ट्रॉन्ग टाइड, टाइड वगैरह पड़े थे ना, कि जो ओशन वगैरह वहां से पानी आ गया, बहुत तेज, बहुत खतरनाक टाइड आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? लैंड वाले एरिया में आएगा, और जो ओशन के नजदीक वाले जो सिटी होंगे, जो वहां लोग बसे होंगे, वहां तक पानी चला जाएगा, वो भी बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लोन आ गया, आगे पढ़ेंगे साइक्लोन। ठीक है, कि बहुत तेज तूफान आता है, बहुत ही तेज तूफान आता है। ठीक है। और वो भी जब ओशन में आता है, तो ओशन से पानी को अपने साथ बहा के ले जाता है। ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगी। डैम डैमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम, ज्यादातर इसके कारण डैम भी होते हैं। डैम डैमेज, कि जो डैम बने होते हैं, डैम क्या होते हैं? जो पानी को रोकने के लिए बने होते हैं, बड़े बड़े डैम बने होते हैं, कि भाई अगर वो थोड़ा भी डैमेज हो गया, थोड़ा टूट गया, उतना ज्यादा पानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना पानी वहां भरा होता है। तो वो पानी वहां भरा होता है, अगर थोड़ा भी टूट गया, पानी बाहर आ जाएगा,
खतरनाक लेवल पे तहस नहस करेगा, बहुत खतरनाक बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, डैम डैमेज हो गया। क्लाउड बर्स्टिंग, क्लाउड बर्स्टिंग का मतलब बादल फटना, सुना होगा। एक ही जगह पे बहुत तेज बारिश आती है, बहुत तेज, बहुत एक ही जगह पे बहुत खतरनाक पानी आता है आसमान से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, वो क्लाउड बर्स्टिंग है, उससे भी बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, ओके, गुड, समझ आ रही बात सबको? तो ये था आपका किसका फंडा, फ्लड का फंडा, समझ आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देख लो, फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया। कि इंडिया में फ्लड प्रोन एरिया क्या है, कहाँ कहाँ ज्यादातर फ्लड आती है? नॉर्थ प्लेन में हो गया, उत्तरी मैदान। ठीक है, कभी आप अगर मैप वैप देखोगे तो जो नॉर्थ वाली जो साइड है, ठीक है, मैप में जो नॉर्थ वाली साइड है वहाँ ज्यादातर फ्लड आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन होगी, कोसी रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, कोसी रिवर बिहार में है, इसमें ज्यादातर फ्लड आते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोरो ऑफ बिहार। सोरो मतलब दुख होता है ना, बिहार के लिए दुख है कि ये कौन, जो कोसी रिवर है, वहाँ ज्यादातर क्या होता है कि वो पानी वानी फ्लड बढ़ाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दामोदर रिवर को कहते हैं सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि ये इनको बोल रहे हैं, मतलब दुख टाइप का है ना, कि बाढ़ आ रही है यार इनकी वजह से। ठीक है, इसलिए आप कैसे फ्लड को कंट्रोल करोगे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आपने पेड़ लगा रखे हैं ना, तो पानी, उसकी जो जड़ होती है, जड़ पानी को, मतलब मिट्टी को भी वो बचा के रखती हैं, तो बाढ़ का फिर उतना असर नहीं पड़ता है। मान लो कि कहीं अगर जंगल में बहुत तेज बादल फट गया, मान लो, वहां से पानी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर पेड़ बहुत ज्यादा लगे होंगे, उन्होंने मिट्टी को अच्छे से जकड़ रखा होगा, है ना, मिट्टी को अच्छे से जकड़ रखा होगा, तो उतना ज्यादा फ्लड का मतलब, उस फ्लड के साथ भले पानी आएगा, पानी के साथ उतना वो मिट्टी वगैरह पेड़ वगैरह उतने नहीं आएंगे। ठीक है, वो ये चीज मेन रीजन होता है, फिर ज्यादातर नुकसान होता है ना। कभी आपने देखा होगा कहीं बादल फटा हुआ रहता है तो कितने सारे पेड़ वगैरह मिट्टी वगैरह आई हुई रहती है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, प्लांटिंग ट्री, हमें पेड़ लगाने हैं। ठीक है, ओके, हाँ, बिल्डिंग डैम, डैम को हमें बनाना है। अगर हमने डैम बनाए होंगे, ठीक है, तो कहीं पे क्या होगा, अगर पानी आ भी गया तो वो डैम पे रुक जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं कुछ हद तक फ्लड को हम रोक सकते हैं। बाकी ज्यादा ही आ गया तो क्या ही कर सकते हैं फिर, है ना, क्या ही कर सकते हैं फिर अगर ज्यादा ही आ गया तो। वैसे अब उतनी आती नहीं है बाढ़, ठीक, वहाँ इन एरियो में तो आती, इन एरिया में ज्यादातर बाढ़ आती है। ठीक है, क्लियर है, समझ आएगा फ्लड क्या है, बाढ़ है बहुत ज्यादा, इसके कॉज आपने देख लिए कि कॉज क्या है इसके। ठीक है, क्यों होता है वो आपने देख लिया। नेक्स्ट देखो, फ्लड के बाद आते हैं हम पे सुनामी। सुनामी सबने सुना है, सुनामी को हिंदी में सुनामी ही कहते हैं। ठीक है, सुनामी को हिंदी में सुनामी ही कह देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है ना, कि सबसे बड़ा डैम, सबसे छोटा डैम, ये सारी चीजें। ठीक है, सुपरलेटिव कहते हैं इनको ना, सुना होगा आपने, कि सुपरलेटिव इन इंडिया, सुपरलेटिव इन वर्ल्ड। जो बड़े बड़े हैं, कि सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ी स्टेट, ठीक है, सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे बड़ा जंगल वगैरह वगैरह, कई सारे, ये सारे उसमें आते हैं सुपरलेटिव में। ठीक है, सुनामी क्या है, ये वर्ड बना था, जैपनीज वर्ड था ये। ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है हार्बर वेव। ठीक है, सुनामी एक जैपनीज वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है हार्बर वेव। ठीक है, हर जगह डैम होते हैं, हाँ, हर जगह डैम होते हैं। टीरी डैम सुना होगा, ठीक है, बड़ा डैम। ठीक है भाई, तो जैप, ये क्या था, ये जैपनीज वर्ड था, ये जैपनीज वर्ड था जिसकी मीनिंग होती थी हार्बर वेव। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। हार्बर वेव, और है क्या सुनामी, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ जियांट वेव। जियांट मतलब बहुत बड़ी वेव, वेव तो समझते हो ना, आपने पानी देखा होगा, तालाब वगैरह देखा है, आपने उसमें एक पत्थर डाला, उससे जो तरंग होती है वो लहर दूर तक जाती है ना, उन्हीं को हम वेव कहते हैं। देखा हो ना, या बाल्टी में टब में ही देख लो, छोटा सा पत्थर कंकड़ डाल दो, आपको उसकी लहर ऐसे दूर जाती हुई दिखाई देंगी, है ना, वही को हम क्या कहते हैं, वेव कह देते हैं। तो सुनामी क्या होती है, बहुत बड़ी वेव होती है, जनरेटेड बाई, जनरेटेड बाई अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। ठीक है, समझ रहे हो, ये समझिए। सुनामी क्या है, बहुत बड़ी बड़ी वेव आती हैं, कहाँ, ओशिन में। वो वेव क्यों आती हैं, वो किसकी वजह से आती हैं, जब ओशिन के अंदर, आपको पता है ओशिन के अंदर भी क्रस्ट होगी, ओशिन के नीचे भी कहीं क्रस्ट होगी, उसमें जब अर्थक्वेक आएगा, या वॉल्केनिक इरप्शन अभी पढ़ेंगे, जिसे ज्वालामुखी आप कह देते हो, तो जब वहाँ आते तो बहुत ऊपर पानी जाएगा, है ना, भूकंप हलचल होगी, वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो बहुत ऊपर वो पानी फेंकेगा, तो उसी से क्या हो जाती है, वहाँ लहर वेव बन जाती है, उसी को हम यहाँ पे क्या कह दे रहे हैं, सुनामी कह दे रहे हैं। सबको क्लियर है सुनामी क्या है, सुनामी ओशिन में जब अर्थक्वेक आ रहा है या वॉल्केनिक इरप्शन आ रहा है, उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहर बन जाती है, उन लहर को हम क्या कह देते हैं, उन लहर को हम क्या कह देते हैं, उन लहर को हम क्या कह देते हैं, सुनामी कह देते हैं। उन लहर को हम क्या कह देते हैं, सुनामी कह देते हैं। ठीक है,
उन लहर को हम क्या कह देते हैं? सुनामी कह देते हैं। बात समझ आई सबको? बात समझ आई सबको? सुनामी क्या है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब देख लो, ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अंडर द सी के अंदर, ठीक है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? कि जब ओशन में उसके अंदर क्या आया? अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, हलचल हुई, तो उसने बहुत ज़्यादा पानी को उसकी जगह से हटा दिया। पानी कुछ ऊपर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, उससे क्या हो जाए? वहाँ लहर बन गई, वेव बन गई। और वेव बहुत बड़ी वेव वो होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वेव वो होती है। उसी को हम क्या कह देते हैं? सुनामी कह देते हैं। क्लियर है कि सुनामी क्या है? इस तरीके से देखो, इतनी बड़ी बड़ी वेव आती है, इतनी बड़ी बड़ी वेव आती है। सुनामी बहुत खतरनाक चीज़ है, सुनामी। ठीक है, सुनामी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है, उससे भी फिर क्या हो जाता है? जन धन की हानि हो जाती है। क्लियर है कि सुनामी क्या है? क्लियर है सुनामी क्या है? तो ध्यान रखना, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जब ओशन वगैरह, सी वगैरह में होते हैं ना, वहां से वेव जनरेट होती है, बहुत बड़ी वेव बनती है, लहर बनती है। वो लहर किनारे तक चले जाती है समुद्र के, वहां वो जो भी उसके आसपास होगा उसको तहस नहस कर देती है। ठीक है, तो ये है क्या? सुनामी। क्लियर है? समझ आया? मजा आया? यस सर। सुनामी के बाद देखो अब है ड्रॉट। अभी देखो, इतना खतरनाक हम पानी की बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा पानी आ गया। अब हम बात कर रहे हैं क्या? सूखा पड़ गया। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कि ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, सुना भी होगा आपने, सूखा पड़ना। देखो, यहाँ ये जमीन थी, यहाँ पे लोग खेती वेती कर रहे होंगे, देखो यहाँ कैसे ये बिल्कुल दरारें जा रखी हैं, इतना सूखा हो गया। यहाँ देखो सारी चीज बिल्कुल सूख रखी है, क्योंकि क्या हो गया? सूखा पड़ गया, बारिश वारिश नहीं हो रही है। ठीक है, क्या है ड्रॉट? समझ सकते हैं इसको भी एक बार हम। ड्रॉट इज ए नेचुरल डिजास्टर। देखो, ये एक नेचुरल डिजास्टर है विच इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व रहता है एब नॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ नो रेनफॉल। ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग पीरियड ऑफ नो रेनफॉल इन एन एरिया। कोई भी एक जगह है, वहाँ पे लंबे समय तक रेनफॉल नहीं होता है, लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, हम फिर कह देते हैं कि वहाँ सूखा पड़ गया। वहाँ क्या पड़ा? सूखा, सूखा पड़ गया। वाटर, देखो वाटर के अंदर ना, आपको पता है, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ऐसा समझो इसको, ये आपकी, ये आपकी लैंड है। ठीक है, ये लैंड है, ये ये जमीन है, ये क्रस्ट भी इसको मान लो, ये क्रस्ट है, लैंड वाला एरिया। और ये इधर कौन सा? ये ओसिन वगैरह में, यहाँ भी ये क्रस्ट है। ओसिन, यहाँ ये होगा ओसिन। इसके नीचे जहाँ पे जमीन होगी वो भी तो क्रस्ट ही है। जो ओशिनिक क्रस्ट होती है, ओशिन वाली क्रस्ट होती है, वो लैंड वाली क्रस्ट से थोड़ी नीचे होगी। ठीक है, यहाँ भी तो क्रस्ट है, यहाँ भी तो इसके अंदर पूरी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटें हैं। यहाँ भी होगा, यहाँ भी कभी कभार बहुत ज़्यादा, जब, अब जो भी रीजन होते हैं किसके? वॉल्केनिक इरप्शन के। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब हो जाए तो यहाँ बिल्कुल फट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पानी इधर उधर चला जाएगा। क्लियर है? वहाँ भी वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। वॉल्केनिक इरप्शन आगे आएगा, अभी पढ़ेंगे उसको अच्छे से। क्लियर है? तो वहाँ भी हो जाता है। तो ड्रॉट सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। ड्रॉट एक नेचुरल डिजास्टर है विच इन, जिसमें होता है एब नॉर्मली लॉन्ग। वैसे ये मतलब नॉर्मल नहीं था। ठीक है, नॉर्मल नहीं था हमेशा, नहीं तो वहाँ क्या हो जाता था? बारिश वारिश आ रही थी, हर जगह हरा भरा था, मस्त काम चल रहा था। लेकिन अब एब नॉर्मल कंडीशन आ गई, असामान्य कंडीशन आ गई, कि वहाँ बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे टाइम तक वहाँ कोई भी बारिश नहीं हुई। तो फिर उसे हम क्या कह देते हैं? कि ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया। ठीक है, ड्यू टू ड्रॉट, ड्रॉट की वजह से क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर सूखा पड़ गया तो यार हमें देखो कितना पानी चाहिए होता है, हमें हर दिन कितना पानी चाहिए होता है, तो शॉर्टेज हो जाती है पानी की, बहुत दिक्कत हो जाती है, खास करके एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर जो जो खेती वगैरह, जो कृषि वगैरह का काम होता है, ठीक है, फसल वगैरह जो उगाते हैं, अगर सूखा पड़ गया वहाँ तो हालत खराब हो जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये सीन है आपका। ड्रॉट के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ड्रॉट किसकी वजह से हो रहा है? एक तो मेन रीजन है इसका डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की हम कटाई कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, क्लाइमेट फिर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट होगा। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब है जो जमीन होती है, जो सॉइल होती है, लैंड है, कहीं पे कोई ज़मीन है, ज़मीन की जो टॉप लेयर है, जो मिट्टी है, सॉइल,
उस वो सॉइल क्या हो जाती है, बाढ़ वगैरह से या किसी और रीजन से क्या हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, वहाँ से बह जाती है वो, कभी पानी के साथ, कभी बहुत तेज हवा के साथ बह जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन कह देते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, सूखा वगैरह पड़ जाता है ना, वहाँ मिट्टी वगैरह तो सारी निकल गई, ठीक है, बारिश भी हो नहीं रही है तो और सूखा वहाँ हो जाएगा। ये क्या है, ड्रॉट के फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ड्रॉट के लिए, ठीक है। इनकी वजह से देखो, डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। हर प्रॉब्लम में डिफॉरेस्टेशन होगा, हर प्रॉब्लम की जब डिफॉरेस्टेशन होगी ही होगी, है ना, जो भी यहाँ पे डिजास्टर चल रहे हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि पेड़ों ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए, जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए, है ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, दिक्कत हो जाती है, हो ही रही है दिक्कत, है ना। चलो, ये था ड्रॉट, क्लियर होगा ड्रॉट क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें साइक्लोन। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कह देते हैं इंडिया में, ठीक है, चक्रवात कह देते हैं। देखो साइक्लोन, देखो ये बहुत बड़ा ओशियन है, उसमें बहुत अभी समझाऊंगा कि बहुत मतलब एकदम से बहुत तेज स्टॉर्म आता है, बहुत तेज स्टॉर्म आता है, मतलब बहुत खतरनाक तूफान आता है, बहुत खतरनाक आंधी तूफान आता है, अपने साथ वो सबको बहा ले जा। देखो यहाँ ये इतने ऊपर तक चला गया। अब है क्या साइक्लोन, उसको देख लेते हैं। देखो, साइक्लोन इज अ स्टॉर्म, लिखा है साइक्लोन इज अ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या है, तूफान है, ठीक है तो ये एक तूफान ही है। इज अ स्टॉर्म विद अ लार्ज एयर मास, ध्यान से देखना, लार्ज एयर मास, लार्ज एयर मास, बहुत ज़्यादा हवा। अब तो हम बोल रहे हैं कि स्टॉर्म है, स्टॉर्म का मतलब आंधी है, उसमें हवा है, तो बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ हवा क्या करती है, बहने लग जाते हैं, बहुत तेज़ हवा आंधी तूफान में कन्वर्ट हो जाती है। आई मीन बहुत तेज़ हवा है, वो एकदम से बहने लगती है, बहने मतलब आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। पढ़ो अभी, लार्ज एयर मास दैट रोटेट, खासियत ये है उसकी, वो घूमते घूमते हुए चलता है, दैट रोटेट अराउंड द सेंटर ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अगर आपको समझना है तो थोड़ी फोकस दो मुझे, थोड़ा अपना फोकस दो मुझे। इसमें लिखा है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो हवा बहती रहती है, कभी उधर है, हवा चलती रहती है, फ्लो करती रहती है, ब्लोइंग हम जिसे कह रहे हैं कि वो फ्लो कर रही है, ठीक है। होता क्या है, कभी कभार जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, कहीं क्या रहता है, गर्म रहता है, कहीं क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो कभी कभार क्या है कि जो एयर के पार्टिकल होते हैं, जो गर्म होते हैं वो ऊपर उठते हैं, जो गर्म होते हैं वो ऊपर उठते हैं। ये एयर के पार्टिकल है, ये एयर है, एयर के छोटे छोटे कण हैं। ये इसको थोड़ी एनर्जी मिली, ये थोड़ी अगर ये थोड़ी गर्म हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, ये गर्म हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, इनकी जगह यहाँ पे खाली हो गई, इनकी जगह और ठंडे पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइम नहीं आएंगे, किसी और टाइम आएंगे। तो जो जो मतलब पार्टिकल, जो हवा जितनी गर्म होगी वो उतनी हल्की होती है, हल्की होती है तो ऊपर उठती है, वो ऊपर उठती है तो वहाँ पे स्पेस खाली हो जाता है, वहाँ पे जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। खाली हो जाती है तो उस जगह को फिल करने के लिए, उस जगह को फिल करने के लिए एयर के ठंडे पार्टिकल आते हैं, ठीक है। इसी की वजह से एयर फ्लो करती है, इसी की वजह से क्या होता है, हवा बहती है, किसकी वजह से, इसी की वजह से हवा बहती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो ये एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में जो हवा थी, वो हवा एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, शायद आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो हवा है, वो अर्थ पे एक प्रेशर अप्लाई करती है, एक दबाव डालती है, दबाव डालती है, उस दबाव को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब जहाँ पे हवा कम है, जहाँ से पार्टिकल ऊपर चले गए, ये गर्म हुए थे, ये इधर उधर निकल गए, अब वहाँ पे हवा क्या है, कम हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, है ना, क्योंकि हवा जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रेशर वो लगाएगी हवा, हवा जितनी कम होगी जहाँ पे, उतना कम प्रेशर लगाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसके चारों ओर, इस लो एटमॉस्फेयर के चारों ओर क्या होती है, बहुत तेज हवा ऐसे घूमने 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 लग जाती है, उसी को हम साइक्लोन कह दे रहे हैं। आई बात समझ में। तो साइक्लोन इज अ स्टॉर्म, एक तूफान है विद अ लार्ज एयर मास, बहुत बड़ा एयर, बहुत ज्यादा एयर है, दैट रोटेट अराउंड द सेंटर ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कहीं पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे हवा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा एयर मास, बहुत ज़्यादा हवा, क्यों हमने बोला जो गर्म थी वो ऊपर निकली, ठीक है, वहाँ पे ठंडा-वंडा हो गया होगा, आपके हिसाब से इतना समझ लो, ठीक है। तो उसके चारों ओर बहुत तेज़ क्या हो जाता है, वो तूफान, जो जो हवा है बहुत तेज़, वो ऐसे घूमने, घूमने, घूमने लग जाती है और आगे फ्लो करने लग जाती है। स्टॉर्म बोला है, स्टॉर्म मतलब आँधी है, आँधी तो चलेगी आगे, उस वो क्या है, वो साइक्लोन है। क्लियर है?
क्लियर है? सिंपल आप इतना समझ लो अपने हिसाब से कि हवा क्या है, ऐसे घूमते, घूमते, घूमते हुए आगे बढ़ रही है। बहुत तेज़ आंधी-तूफ़ान चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ज़्यादा हवा है। हवा देखो जब नॉर्मल हवा चलती है तो हम पे कितना असर पड़ता है, पेड़ पूरे ऐसे-वैसे हिलने लग जाते हैं। जब इतना खतरनाक बोला है कि लार्ज एयर मास, बहुत ज़्यादा एयर जा रही है, जब वो बहुत तेज़ी से जाएगी, बहुत तेज़ी से जब वो जाएगी, कितना तहस-नहस करेगी। ठीक है? तो ये है आपका क्या साइक्लोन। फिर देखो स्टॉर्म आर जनरली जनरेटेड ऑन ओशन, ठीक है? जो ये साइक्लोन होता है, ये जनरली ओशन में जनरेट होता है। ये जनरली क्या होता है? ओशन में जनरेट होता है क्योंकि वहाँ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है? चलो, इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट लिखना, आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म की आँख किसे कह देते हैं? ठीक है? तो काम एंड क्लियर एरिया विद अ वेरी लो एयर प्रेशर। ऐसी जगह ऐसी जगह जहाँ पे हवा कम होगी, लो एयर प्रेशर, ठीक है? हवा कम होगी, बहुत साफ होगा वहाँ पे, ठीक है? और काम बिल्कुल शांत वाला। अब ओसिन शांत रहते हैं, है ना? ओसिन क्या होता है? शांत रहते हैं, वो वाला एरिया या उसके नज़दीक वाला जो बैंकिंग एरिया होता है, वो बिल्कुल वहाँ पे कामनेस रहती है, मतलब शांति रहती है, साफ वातावरण रहता है, ठीक है? क्लियर का मतलब है वातावरण जो एनवायरनमेंट हो साफ होगा, एटमॉस्फेयर में साफ-सफाई होगी, ठीक है? और वहाँ पे लो एयर प्रेशर होगा, हवा कम होगी, तो वहाँ पे साइक्लोन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इसको लिखा है आई ऑफ द स्टॉर्म। आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब बहुत आंधी तूफान है, जब वो ऐसे गोल गोल घूमते हुए चल रहा है, रोटेट लिखा है, ठीक है, घूमते हुए चल रहा है, ये था साइक्लोन। क्लियर है भाई साइक्लोन? सबको आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखनी है कि नेम ऑफ साइक्लोन इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे टाइफून, कई बार एक बार पूछा गया था टाइफून क्या है, तो टाइफून साइक्लोन ही है, ठीक है? जो टाइफून है उसे चाइना में, जो साइक्लोन है साइक्लोन को चाइना में टाइफून कहते हैं, ठीक है? टैफू कहते हैं जापान में, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में कह देते हैं, या इसको नॉर्मल साइक्लोन हम इंडिया में कह दे रहे हैं। हरिकेन्स कहते हैं कैरिबियन सी में, हरिकेन्स कहते हैं कैरिबियन सी में। ज़्यादातर ये टैफू और टाइफून पूछा जाता है। टैफू और टाइफून के भी कभार आ जाता है, ठीक है? टैफू और टाइफून के भी कभार आ जाता है। टाइफून क्या है? साइक्लोन ही है, लेकिन चाइना में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है, पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है? ये ध्यान रखोगे आप लोग, रख लोगे इतना ध्यान, बोलो कर लोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो बताओ। इतना करना ही करना है आपको, ठीक है? इतना आपको करना ही करना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब है वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? देखो, मान लो आपको ना मैंने किसी कमरे में बंद कर दिया, आपको मैंने किसी कमरे में बंद कर दिया, दरवाज़ा लगा दी, खिड़की लगा दी, ठीक है? अब आपको हुई बहुत गर्मी, आपको भी बहुत गर्मी, आप क्या करोगे? दरवाज़ा आप खोल नहीं सकते, मैंने बाहर से बंद करा है। आप क्या करोगे? खिड़की खोलोगे। खिड़की खोलोगे, अंदर की हवा बाहर आ जाएगी। ठीक है? जो गर्मी है, गर्म हवा बाहर आएगी, बाहर की ठंडी हवा अंदर आएगी, आपको थोड़ी रिलैक्स फ़ील होगा। है ना? सेम चीज़ अर्थ में है। जब अर्थ के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई होगी, अर्थ को क्या चाहिए बाहर आने के लिए? विंडो चाहिए, एक खिड़की चाहिए। बिल्कुल फुट फट जाएगा। ठीक है? तो जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वो समझ लो कि अर्थ के लिए एक खिड़की है, एक विंडो है। ठीक है? वही है आपका देखो। ये आप कितना खतरनाक, यहाँ पे ये पूरा अर्थ फट गई है, सब कुछ अंदर का जो बहुत गरम गरम माल-ताल रहता है वो सारा बाहर आ गया। देख रहे हो? इसको अभी मैं आपको समझाऊँगा। देख लो एक बारी वोल्केनो क्या है? वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग, बोला कि एक ओपनिंग होती है, ठीक है? एक थोड़ी खुला हुआ एरिया आता है, ठीक है? जिसे मैंने विंडो बोला, इन द अर्थ क्रस्ट पे, फ्रॉम व्हिच, जिससे लावा, अभी पढ़ेंगे लावा क्या है? लावा आता है, ऐश राख होती है, एंड हॉट गैसेज़ आर इजेक्टेड ड्यूरिंग एन इरप्शन। इजेक्टेड मतलब बाहर आते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है? वोल्केनो को हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है? इरप्शन का मतलब जहाँ पे खुल रहा है, वो खुल जा रहा है और वहाँ से क्या-क्या बाहर आ रहा है? लावा बाहर आ रहा है। लावा क्या है? जो क्रस्ट के अंदर जो रॉक-वॉक होती है ना, वो जब पिघलती है तो वही बाहर आ जाती है, उसी को हम लावा कह दे रहे हैं। फिर क्या है? ऐश राख-वाख आएगी, होगी कुछ, एंड हॉट गैसेज़, बहुत खतरनाक ज़हरीली गैसेज़ आती हैं। ये सारा कुछ क्या है? वोल्केनिक इरप्शन है। क्लियर है कि वोल्केनो क्या है? वोल्केनो अर्थ क्रस्ट में एक ओपनिंग है, जिससे लावा, ऐश और बहुत खतरनाक ज़हरीली गैसें, हॉट गैसेस, बहुत गरम-गरम गैसेस बाहर आती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक इरप्शन कह देते हैं। इरप्शन मतलब फट जाना, इरप्शन मतलब फट जाना, बाहर आ जाना, ओके? लावा क्या होता है? देखो लावा क्या होता है? मोल्टन रॉक,
मोल्टन रॉक, ठीक है। लावा क्या होता है? मोल्टन रॉक। कि अर्थ के अंदर हमने बोला प्लेट वगैरह है, रॉक वगैरह है, ठीक है। उस जब वो बाहर आती है उसे हम क्या कह देते हैं? लावा कह देते हैं। और जो ये मोल्टन रॉक होती है अर्थ के अंदर, जो ये मोल्टन रॉक होती है अर्थ के अंदर, इसको हम मैग्मा कहते हैं। जब ये लावा बना होगा ना, जब ये अंदर है, ठीक है, जब ये अंदर है तो उसे हम मैग्मा कह देते हैं। जब ये बाहर आ जाता है फिर हम उसे लावा कह देते हैं, फिर हम उसे लावा कह देते हैं। तो मोल्टन रॉक को हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मोल्टन रॉक है, जो रॉक पिघली हुई है, मोल्टन मतलब जो पिघली हुई है ऐसा समझ लो, ठीक है। जो जो वहाँ पिघली हुई जो रॉक है, जो मोल्टन रॉक है, ठीक है, जो मोल्टन रॉक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कह देते हैं। जब ये मैग्मा बाहर आएगा उसे फिर हम लावा कह देते हैं, ठीक है। तो सीधे से अगर कभी बोला जाएगा लावा क्या है? मोल्टन रॉक, ठीक है। जो पिघली हुई रॉक है जब वो बाहर आ जा रही है हम उसे क्या कह दे रहे हैं? लावा कह दे रहे हैं। हालांकि लावा मैग्मा एक ही चीज है, लावा मैग्मा एक ही चीज है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। मोस्ट वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के संसार के सबसे जो खतरनाक वॉल्केनो इरप्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो पैसिफिक ओशियन में होते हैं, पैसिफिक ओशियन में होते हैं। उसका नाम है रिंग ऑफ फायर। एक जगह बना रखी है वहाँ की ये रिंग ऑफ फायर है। फायर क्यों बोला? क्योंकि ज्वालामुखी आ रहा है। ज्वालामुखी मतलब बिल्कुल आग आ रही है बाहर, यार ये देखो इस तरह ये लावा आ गया बाहर, देख रहे हो इतना खतरनाक ये चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको वॉल्केनो क्या है, ज्वालामुखी क्या है, ठीक है। अर्थ का बहुत खतरनाक जो अंदर का गरम गरम चीज है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, ठीक है। लावा ध्यान में रख, रिंग ऑफ फायर इन पैसिफिक ओशन। फिर है यहाँ पे टाइप ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के टाइप पढ़ना जरूरी है, पूछे जा सकते हैं। तीन टाइप के होंगे, एक होगा एक्टिव वॉल्केनो, एक हो गया डोरमेंट वॉल्केनो, एक होगा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। थोड़ा फोकस के साथ पढ़ो। लास्ट लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो, टाइप ऑफ वॉल्केनो। फर्स्ट है एक्टिव। अब नाम से ही पता चल रहा है सर जो वॉल्केनो एक्टिव है, ठीक है। तो वॉल्केनोज दैट हैव ए टेंडेंसी टू इरप्ट एट एनी टाइम, वो वॉल्केनो जो किसी भी टाइम इरप्ट हो सकते हैं, जो किसी भी टाइम बाहर उनके लावा आ सकता है, उनको हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव वॉल्केनो, वो वॉल्केनो जो किसी भी टाइम इरप्ट हो सकते हैं उन्हें हमने बोल दिया एक्टिव वॉल्केनो। ये ध्यान रखना। लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो एक्टिव वॉल्केनो जो किसी भी टाइम आ सकता है वो है मौना लोआ। उस ज्वालामुखी का नाम है, उस वॉल्केनो का नाम है मौना लोआ, जो कि हवाई में है। हवाई क्या है? हवाई एक आइलैंड है, स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट की एक, वहाँ एक जगह है हवाई, ठीक है, आइलैंड है, द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा। और उस उसका नाम है मौना लोआ। मोना लोआ इन हवाई, इतना ध्यान रखना, मोना लोआ इन हवाई, मोना लोआ इन हवाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या है? बैरन आइलैंड इन अंडमान, ठीक है। अंडमान जो आपका आइलैंड है, ठीक है। बैरन आइलैंड, ध्यान रखना, बैरन आइलैंड, बैरन ध्यान रखना, ठीक है। आ सकता है बैरन, ध्यान रखना, खास करके आरएमएस वाले, ठीक है। बैरन ध्यान में रखना। लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो वर्ल्ड की बात होगी तो मोना लोआ इन हवाई, और इंडिया की बात होगी बैरन आइलैंड इन अंडमान, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। सेकंड है, सेकंड टाइप है इसका क्या? डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट मतलब होता है जो सोया हुआ है, डोरमेंट मतलब होता है सुप्त अवस्था, डोरमेंट मीन्स सोया हुआ। अब आप नाम से ही पता चल गया, वॉल्केनो दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, सोया हुआ है, कहाँ से वो आएगा? सोया हुआ है। बट आर एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड होना था इसमें, एक्सपेक्टेड, ठीक है। आर एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन नियर फ्यूचर, एक्सपेक्ट का मतलब उसके आने के चांसेस, उसके आने की संभावना है, हमें लग रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये कभी ना कभी आएगा, ठीक है, एक्सपेक्ट। क्लियर है? तो डोरमेंट वॉल्केनो क्या है? वो वॉल्केनो जो अभी इरप्ट नहीं हो रहा है, अभी वो ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, अभी नहीं फट रहा है, लेकिन उसके चांसेस है, चांसेस है उसके फटने के। बहुत ज्यादा टाइम से नहीं फटा, बहुत साल हो गए होंगे अभी नहीं फटा होगा, लेकिन चांसेस है उसके फटने के, इसलिए उसको हमने कह दिया कि डोरमेंट वॉल्केनो, वो अभी सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट डोरमेंट वॉल्केनो इन इंडिया वो है हेलिकाला इन हवाई, ये भी हवाई में है, यूनाइटेड स्टेट में हवाई में है। हेलिकाला, ध्यान रखना, हेलिकाला, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें लार्जेस्ट डोरमेंट वॉल्केनो इन इंडिया वो है नारकोंडम आइलैंड इन अंडमान, वो नारकोंडम है। और जो एक्टिव था वो कौन था? वो बैरन आइलैंड था। और जो यहाँ डोरमेंट है वो कौन है? नारकोंडम है। आया मजा? ठीक है, काफी ज्यादा हो गया आज के ना, मैं लास्ट साइड है, ठीक है। हर टाइप है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट की मीनिंग भी शायद आपको पता होगी।
एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त, जो विलुप्त हो गई है, जो अब नहीं है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? वॉल्केनोज दैट हैव नो इरप्टेड इन द पास्ट 10,000 ईयर, 10 साल, ठीक है, 10,000 ईयर, जो 10,000 साल से, ठीक है, जो अभी 10,000 साल से इरप्ट नहीं हुए हैं, उससे पहले हुए होंगे कभी, उसके बाद से अभी वो 10,000 साल पहले इरप्ट हुए थे, अब वो इरप्ट नहीं हो रहे हैं, उनको हमने बोल दिया कि वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, वो अब विलुप्त हो गए हैं, अब वो कभी नहीं आने वाले, ठीक है। एंड विल नॉट इरप्ट नियर फ्यूचर, और फ्यूचर में भी वो इरप्ट नहीं होंगे, फ्यूचर में भी ज्वालामुखी नहीं फटेगा, हमने उनको बोल दिया अब वो विलुप्त हो गए, वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट वर्ड था, वो था टेमो मैसिव, इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो महासागर है, प्रशांत महासागर है, ओशन में अभी हमने नहीं पढ़ा था, ओशन भी पढ़ेंगे, अभी हमने कॉन्टिनेंट पढ़े थे ना, वहीं पे मैंने ओशन छूट गया, ओशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, क्या है? टोमो मैसिव, ठीक है, टामो मैसिव, ध्यान रखना है इसको, पैसिफिक ओशन में है, जो कि लार्जेस्ट था वर्ल्ड का। ज्यादातर चांसेस आने के हैं एक्टिव या डोरमेंट के, ठीक है, बट इनको भी देख लेना। अगर इंडिया की बात करें तो वो था धोसी हिल, ठीक है, धोसी हिल, जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा में था, धोसी हिल, ठीक है। एक्शन के वॉल्केनो था धोसी हिल, क्लियर है? तो ये पूरा था भाई आपका, ये पूरा का पूरा था आपका किसके बारे में? डिजास्टर के बारे में। यहाँ पे हमने क्या कर दिए, डिजास्टर जो मेन मेन थे वो हमने पढ़ लिए, बाकी वो तो आपको छोटी मोटी चीज़ें तो पता है ना, किसी ने आग लगा ली, ठीक है, तो वो तो आपको प्रैक्टिकल बात, वो तो क्लियर ही हो जाएगा आपको। मेन चीज़ ये थे, वोल्केनो से क्वेश्चन आता है, और जो हमने बोला अर्थक्वेक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अर्थक्वेक से क्वेश्चन आता है। बाकी यहाँ से ज़्यादा वो नॉर्मल चीज़ है, फ्लड वगैरह वो नॉर्मल चीज़ है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको आप स्कूल के टाइप के एग्जाम दे रहे हो कि वहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा फ्लड क्या होती है ना। वहाँ तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में, लेकिन यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन वाले आएंगे, फ्लड से वो क्या ऑप्शन देंगे, है ना, फ्लड में उतना ऑप्शन नहीं बनता। हाँ, वो हल्का फुल्का दे दिया, एक स्टेटमेंट वो दे देंगे, बोला जाएगा कि जब रिवर का लेवल बढ़ गया, वो पानी इधर उधर जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, है ना, इस तरीके से। बाकी अर्थक्वेक को ध्यान में रखना अच्छे से, उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन वहाँ से आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। हाँ, वो तो अलग-अलग चीज़ें हैं, फिर फायर वगैरह जो भी है। क्लियर है भाई? आई बात समझ में? आया मज़ा? कैसा रहा फिर आज का? टाइम का पता नहीं चला होगा आज आपको ना? टाइम का पता नहीं चला होगा ना आपको? ठीक है? अब इसको नोट कर लेना अच्छे से, अपने पे इनको नोट कर लेना, ठीक है? अपने हिसाब से कर लेना। अब बताओ इसे रिकॉर्डेड से करोगे नोट? रिकॉर्डेड से करोगे तो एक बारी फिर आपका और निपट जाएगा, कि इसको मैं कि ग्रुप में ही भेजूँ? क्या करूँ बताओ? रिकॉर्डेड से करोगे ग्रुप में ही भेजूँ? रिकॉर्डेड से करोगे तो एक टाइम आपका और निकल जाएगा, है ना? आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 2-2 बारी देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ग्रुप में ही भेजना है ये, बताओ। पीडीएफ ही देना है, चलो ठीक है, ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है। हाँ, तो बढ़िया से करो भाई, रिवीजन करो अपना बढ़िया, ठीक है। अभी और क्वेश्चन आएंगे, और जो ये क्वेश्चन वाली सीरीज डेली के हमने छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं, उनको कर लेना बढ़िया से, ठीक है, उनको कर लेना। ठीक है, हाँ, ग्रुप में भेजता हूँ। बाकी भाई अपना बढ़िया से करते रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, मन लगा करके पढ़ो, एग्जाम निकालना है तुम लोगों को, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई आप लोगों का फीडबैक, कोई आप लोगों का सजेशन है तो बता सकते हो। सब बढ़िया चल रहा है, क्लासेस वगैरह सब मस्त है ना? ठीक है, चलो, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एंड
एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।